मैं विनोद शुक्ला प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। जैसा कि जानते हैं कि अब सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी लोग अपने अपने कार्य में लग चुके हैं, उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। हमारे यहाँ बैचेज भी चल रहे हैं। क्लासेज 2 बजे से 2 बजे से चल रहे हैं। तो कुछ बच्चों की समस्याएं भी थी, कुछ मांग थी कि सर हमें पहले प्रश्न बताइए कि प्रश्न कैसे आते हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो पढ़े हैं, प्रश्नों के बारे में जानते हैं, और जो नए बच्चे आ रहे थे उनके लिए प्रश्न के किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे, बार बार प्रश्न की डिमांड हो रही थी। प्रश्न की मांग कर रहे थे कि हमें प्रश्न का प्रारूप बताइए कि प्रश्न कैसे आएंगे। क्योंकि सबसे पहले जरूरी तो यह होता है कि जितने सिलेबस दिए गए हों हिंदी भाषा, उस सिलेबस को पूरा हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उसको पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद जब आप आएंगे, सेट पर आते हैं, तब आप बहुत अच्छे 2-4 नंबर से है तो वह आज भी क्या करते हैं, आते हैं तो सेट की ही मांग करते हैं। लेकिन कुछ कमियां आप में रह गई कि जिसका आपने तो इस तरीके की चीज़ें थी। तो हमारा तो विचार है कि आप क्या करें, पूरा पढ़ें। हमारे यहाँ सिलेबस चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा 2000 हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जो इसकी अध्यक्षता की थी, उनके कमेटी में बना था। ये सारी बहुभाषिकता के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में क्या चीज़ें आई हैं निकल करके, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पढ़। त्रिभाषा सूत्र का प्रवर्तन किया कौन किया था? त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक में क्या है, माध्यमिक में क्या है, उच्च में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसका, हम तो आपके पेपर सामने ले करके ही आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सिलेबस हिंदी में चल रहे हैं, मातृभाषा चल रही है, भाषा का शिक्षण सिद्धांत चल रहा है, उसके बाद शिक्षण कौशल चल रहे हैं, श्रवण लेखन पठन वाचन, यही सब क्या आते हैं, हिंदी में आते हैं। आप उसका पूरा व्याकरण पूरी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं और सेट की ही डिमांड करने लगते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ठीक है, हम आपके मांग के अनुसार, आपकी अगर उस समस्याएं आ रही थी तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और कुछ प्रश्न आपके सामने मैं ले करके आया हूं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हिंदी में क्या है, आप गद्यांश पढ़ेंगे, मैंने बता दिया, श्रवण लेखन है, पठन है, भाषाई कौशल है, यह शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये सारी नीतियां हमने बताया। तो हिंदी शिक्षण के बारे में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर इसका पूरी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो 15 नंबर पैडागोजी में हिंदी में आप भी कर सकते हैं। गद्यांश से 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, 15 नंबर होता है। थोड़ा प्राथमिक में स्तर बढ़ा देता है और प्राथमिक में उसका स्तर क्या होता है, कम होता है, और माध्यमिक में जब 6 से 7 8 में जाते हैं तो थोड़ी चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। तो इसी तरीके का चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आइए हम बात ना करके पहले अपने आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लें। दिया गया है आपको एक सेट है, आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देखिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इस तरीके के प्रश्न दिए रहेंगे और इस प्रश्नों से हमने बताया गद्यांश से 9 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस 9 नंबर को तो आप 9 में 9 प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो आपको गद्यांश में दिया गया है कि मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। सच्चा मित्र कौन है? जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो, जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदा तत्पर रहे, दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं और गुणों का बखान करे। माने अगर मित्र का दोष है तो निश्चित है उसको बतावे, डरे नहीं। अगर आप बताते भी नहीं हैं तो आप सबसे बड़े शत्रु कहलाएंगे।
और समय गर्व का अनुभव करें। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार करके मार्ग दिखावे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे। मित्र को बुरे मार्ग से हटकर अच्छे मार्ग पर चलाइए। मित्र के गुण को प्रकट करें और उसके अवगुणों को अपने तक सीमित रखें। दो तीन चीजें बात बताई कि मित्र के दुख को भी आपको सीमित रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। विपत्ति के समय जो 100 गुण स्नेह करे, लेन देन में शंका न करें, अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहा। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय में ही होती है। यही मेन उसका है कि सच्चा मित्र कौन होता है, जो विपत्ति के समय साथ देता है, जैसे कृष्ण और सुदामा ने साथ दिया था। जैसे कृष्ण ने क्या किया था, सुदामा जी का साथ दिया गया था। पूरे संसार में सबसे सच्चा मित्र का उदाहरण अगर पेश किया जाता है तो वह कृष्ण और सुदामा का होता है। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं, पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है। तो मित्र तो कहने के लिए सभी लोग होते हैं, सच्चे मित्र कौन होते हैं अब आप देख लीजिए। विकल्प दे दिया गया। गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है? मित्रता। क्या है? मित्रता। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कौन सी है मित्रता, बताइए इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया दूसरा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या सही है? दूसरा दिया गया, उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? तुलसीदास जी ने कहा था। तुलसीदास जी ने क्या कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था कि इसमें किसका है, तुलसीदास ने वर्णन किया है। आप इस तरीके की चीजें आएंगी। तीसरा दिया गया है विकल्प सी, इसका आंसर सही है। तो इसी तरीके के गद्यांश आएंगे। कहीं से गद्यांश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपका जो स्तर है प्राथमिक स्तर का, उसी तरीके के गद्यांश पूछे जाएंगे। उसके बाद दिया गया आगे लिखा गया है, फिर दिए गए हैं आपके गद्यांश। आपका सच्चा मित्र कौन होगा? आपका सच्चा मित्र कौन होगा जो कठिनता के समय, विपत्ति के समय, अब इसमें क्या बताने की जरूरत है, जो विपत्ति के समय, जो कठिन समय में आपका साथ दे। ये लिखा भी गया। आपका ये विकल्प क्या है? ये सही है। इसी तरीके के 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहले एक एक नंबर को कलेक्ट करिए, एक एक नंबर को हम इकट्ठा करें कि हम 9 नंबर कैसे पहले प्राप्त करेंगे। पहले आप 30 की बात सोचते हैं, पहले आप 9 की बात सोचिए। आगे दिया गया, अपने बड़े दुख से बड़े दुख को धूल धूल के कण के समान समझना, वाक्य का क्या भाव है? दे दिया गया, अपने दुख को मिट्टी के समान समझना और मित्र के दुख दिया गया कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के ही समान समझना। जब उसे बहुत बड़ा मान लेंगे तो और बड़ा होता जाएगा। अगर दुख को और बड़ा मान लेते हैं तो वह और बड़ा होता जाएगा। आगे दिया गया है विकल्प ये सही है। इसके बाद दिया गया, इस तरीके के प्रश्न आएंगे क्योंकि बार बार यही मांग हो रही थी कि कैसे प्रश्न आते हैं, हमको गद्यांश बता दीजिए। तो हमने आपको गद्यांश और सारी चीजें आपके सामने रख दिया है। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है? सभी क्या दायित्व है? अगर तो दिया गया है, आपको बताया गया कि अगर उसके गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप डरिए नहीं, उसे बताइए कि उसे सही रास्ते पर जाना चाहिए। उसे एकांत में सही रास्ते पर चलने के लिए दिया गया, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाइए। दूसरा दिया गया विकल्प, अब आप सबके सामने समझाएंगे तो वह आप पर क्या होगा? क्रोधित हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, उसे एकांत में समझाइए। आगे दिया गया, निम्न में से समूह से भिन्न क्या है? इसमें लिखा गया समूह भिन्न। आप दिया गया, देखिए इसमें धूल है। क्यों?
कि मन में संख्याएं उत्पन्न होती हैं, मन प्रसन्न होता है, मन में विश्वसनीयता आती है। ये तीनों चीजें क्या है? मन से हैं। यह धूल क्या है? अलग है। तो दिया गया इसमें भिन्न समूह से भिन्न क्या है? तीन एक समूह के अंदर आएंगे। मन में ये सारी क्या? मन में प्रसन्नताएं आती हैं, मन में संख्याएं उठती हैं, मन में विश्वसनीयता आती। ये सारी चीजें कहने का मतलब तीनों एक से संबंधित है। और धूल का संबंध क्या होगा? एकदम अलग होगा। आगे दिया गया मार्ग शब्द क्या है? अब बताइए मार्ग शब्द क्या है? तत्सम है। जिस पर रेफ लग जाता है वह क्या हो गया? तत्सम है। छत्र ज्ञ स्र आ गए वह क्या होंगे? वह तत्सम शब्द हो गए। तो मार्ग में रेफ लग गया तो आप जान लीजिए कि वह तत्सम शब्द है। आगे दिया गया है, आप देखिए सीमित का विलोम क्या होगा? असीमित। सीमित का क्या होता है? असीमित। असामान्य। साधारण और जैसे असाधारण होता, असामान्य का सामान्य, साधारण का असाधारण, इस तरीके के असमान का समान, इस तरीके के विलोम आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। असीमित, सीमित, असीमित, सीमित दिया गया है। आगे दिया गया है आपको, हाँ अब आइए, इसी से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। इतना आप लोग डर जाते हैं कि हम कैसे हिंदी की पेडागोजी कैसे करेंगे। है कुछ नहीं, केवल आप जो जो टॉपिक हिंदी भाषा में दिया गया है उसी भाषा को आप पढ़ लीजिए। भाषा के संबंध में वायुगोष्ठी का क्या कथन है, उस कथनों को पढ़ डालिए। उसके बाद पढ़ाया भी जाता है। आपको दिया गया है कि वायुगोष्ठी की सहयोगात्मक अधिगम केंद्रित है। सहयोगात्मक लिख दिया गया। अधिगम माने क्या होता है? सीखना। तो यहाँ दिया गया शिक्षार्थियों को एक सीखने के लिए एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। सहयोग माने सहायता होता है। उसमें क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो पकड़ लेंगे उसके बारे में। आगे दिया गया अब आप देखिए सीटेट के बैच हैं, इसमें दिया भी गया है बाल विकास चल रहा है, भाषा प्रथम हिंदी लैंग्वेज चल रही है, पर्यावरण है, विज्ञान है, उपयुक्त सभी विषयों की बैचेज जो है अच्छे शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। आप उसका लाभ लीजिए और पढ़िए। सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाए हुए सारे जितने एक एक टॉपिक हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का पूरा विश्लेषण किया जा रहा है कि जिससे आप पूरा जब उसके एक एक अंक को जान लेते हैं तब आप जब आएंगे परीक्षा में, क्योंकि सीटेट में क्या होता है? सब अनुभव पर आधारित चीज़ें पूछी जाएंगी। ऐसा है नहीं कि किसी की परिभाषा पूछी जाएगी। सारी चीज़ें क्या है? सब चीज़ें आपसे अनुभव पर आधारित पूछी जाएंगी। तो जब आप क्लास में पढ़ते हैं उतनी समय आप मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि आप एक अध्यापक हैं और उसी तरीके से आपको बताया जाता है कि आप पढ़ा रहे हैं, ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ आप क्या करें? जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरी तरीके की चीज़ें क्या हो रही हैं? विश्लेषित की जा रही हैं। तो आपको अपनी एक सीट स्थान सुरक्षित करने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी विभेदन नहीं होगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है भाषा विकास। भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत। भाई देखिए, भाषा का विकास बच्चों का कैसे होता है वो तो अलग चीज़ें हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है। बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, भाषा का विकास होता है। पहले बोलना, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लेखन करते हैं, तो धीरे धीरे भाषा का विकास हो जाता है। लेकिन इसमें अलग अलग विद्वानों का विचार है। उसके अनुसार पूछा जाता है कि लिखा गया है कि भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा के माध्यम से सीखी जाती है। अब इनका विचार लिखना है। यही सब चीज़ें थोड़ा सा आपको क्या करनी होती हैं? याद करनी होती हैं। तो लिखा इनका सिद्धांत क्या था? समाज के साथ अंतःक्रिया। आप बताइए, जब समाज के साथ आप जुड़ेंगे, समाज में बात करेंगे, तो वार्तालाप करेंगे तो आपको भाषा आएगी।
कोई बहुत बड़ी चीज तो इसने बताया नहीं। समम अजंत अस्मिन समाज, जिसमें लोग मिलजुल करके रहते हैं उसे समाज कहा जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी तार्किक चीजें नहीं इसने बताया। तो भाषा, लेकिन ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था, तो आप इस चीज को क्या करें कि तैयार कर लें। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं बता दी है, इतनी गहराई की चीजें कि बहुत बड़ी चीजें हैं आप नहीं याद कर सकते। अरे भाई, आप समाज में रहते हैं, जब वार्तालाप करेंगे तो आपको भाषा आएगी। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित है। हमारे यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, पूरा में लिखा राष्ट्रीय शिक्षा 2020 34 वर्षों के बाद जो है आपको, जैसे 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, पुरानी शिक्षा नीति को भी पढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किए सारे क्लास में लिखाए जा रहे हैं। जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो इसमें दिया गया है बुनियादी साक्षरता तथा अंक कर ज्ञान, कि माने बच्चा अगर कक्षा 3 में जाता है तो वह कहने का मतलब अंक ज्ञान पढ़ना, ये सारी चीजें उसे आनी चाहिए। यही है बुनियादी शिक्षा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की जो नीति थी, डॉक्टर कस्तूरी रंगराजन की अध्यक्षता में बनी थी। तो उसने क्या क्या सुधार किए हैं, क्या क्या बातें बताई हैं, वो सारी बातें आप थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ाया भी जा रहा है हमारे यहाँ, आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे दिया गया अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आप देखिए, आप प्रश्न की ही मांग कर रहे थे तो मैंने प्रश्न ले आ दिया। शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है, दे दिया गया। शिक्षार्थियों को बोलना किस प्रकार की सहायता करता है। अब बताइए, क्यों आखिर शिक्षार्थियों को आप क्या करते हैं, बोलना। इसीलिए मैंने बताया, बोलना क्या पूछा गया, भाषाई कौशल से पूछा गया। तो अगर आप पूरा भाषाई कौशल पढ़े रहेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप धैर्य रखते नहीं हैं और इसीलिए दिक्कतें होती हैं। तो दिया गया कि शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण और उच्चारण, हम बच्चे को क्या करते हैं, क्लास में बुलवाते हैं, बोलता है तो शुद्ध उच्चारण करता है। अगर नहीं वो सुनी, जब बोलता है तो उसके अंदर जो हिचकिचाहट होती है, संकोच होती है, झिझक होती है, वो सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो यहाँ लिखा गया वो शुद्ध उच्चारण भी करेगा। संवर्धन, उसमें संवर्धन माने बढ़ना या सहायता करना। आगे दिया गया है, विकल्प ये सही है। अब आगे देखते हैं, उपचारात्मक अध्यापन क्या है, आप बताइए। कक्षा में आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद एक निदानात्मक परीक्षण करते हैं। आपने पाठ को, कक्षा में किसी पाठ को, लेसन को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद आप बच्चे से पूछते हैं कि किसी को कोई समस्या है इस लेसन में या इस टॉपिक में। बच्चा नहीं बताता है तो आप प्रश्न करते हैं। अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो आप क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न करने से आप जान जाते हैं कि बच्चे की क्या समस्या है। तो निदानात्मक, उसके बाद क्या करते हैं, नहीं बोल पाता, नहीं बता पाता है तो आप पुनः बताते हैं, उसका उपचार करते हैं। अगर कोई रोग हो गया तो उसका उपचार करना ही करना है। तो ऐसी स्थिति में दिया गया, निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है उपचारात्मक। पहले उपचारात्मक अध्यापन क्या है, पहले हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। आगे आइए देखते हैं, लिखा गया, एक गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं, क्या कहलाती हैं। अब आप बताइए। इसी तरीके के स्कूल में बच्चे को क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदाते हैं, माने क्या है, ये सारी चीजें, क्रियाएं और की एक्टिविटी जो कराई जाती है, जो शिक्षण के अलावा एक्टिविटी जो कराई जाती है, उसी क्रियाओं के बारे में दिया गया है। वो सारी चीजें बताई जा रहे हैं। तो आपको दिया गया तो ये शारीरिक गतिविधियां हैं। ये क्या है, शारीरिक गतिविधियां हैं। क्रियाएं शामिल करना क्या है, शारीरिक गतिविधियां हैं। मस्तिष्क को एकाग्र करना 1 मिनट दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज गलत हो गई, 1 मिनट। ये दिया गया है मस्तिष्क को एकाग्र करना, माइंडफुलनेस।
माने हम क्यों क्रियाएं करते हैं? पूरी तरह से हमारा माइंड सेट हो जा, प्रसन्न हो जा, ये सारी चीजें हम कराते हैं। इसकी एक चीजें ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सही करिए। आगे दिया गया आकलन के उपकरण की समरूपता, दिया गया आकलन के उपकरण की समरूपता दिया गया है आपको। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जा, उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? तो दिया गया कि जब हम आकलन करते हैं किसी चीज का, सुन लीजिए, जब हम किसी चीज का आकलन करते हैं तो आकलन क्यों करते हैं? आप एक मित्र का आकलन करते हैं, उसकी विश्वसनीयता को ज्ञात करते हैं कि मित्र सच्चा है कि नहीं सच्चा है। कैसे? आप जब दुख में क्या हो, दुखी हो, उसको याद करें तो देखें कि क्या वह विश्वसनीय है कि नहीं है, वह मेरा साथ देता है कि नहीं देता है। तो ये चीजें आपको दी गई हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है, कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर दिया गया है 106 नंबर दिया गया, उपागम के बारे में पूछा गया है आपसे। उपागम के बारे में पूछा गया है, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? लिखा गया कौन से उपागम संरचनात्मक उपागम। तो दिया गया कौशल आधारित उपागम संप्रेषणात्मक एक माध्यम है, रचनावादी है। तो दिया गया इसमें कि कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया अब लिखा गया, मान लीजिए आप मान लेते हैं कि एक अध्यापिका ने कक्षा को 5-5 के समूह में बांटा, किसी एक की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखिए, इसका संक्षिप्त सार लिखिए। वह किसे समुन्नत करने का प्रयास करती है? सुनिए, जब हम लेखन कराते हैं, बच्चों को लेखन करते हैं, संक्षेपण करते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए करते हैं, तो उसमें क्या है, भाषा की निपुणता हम जानते हैं, लेकिन कि आप भाषा में कितने निपुण हैं, इसका संक्षेपण कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। किसी विषय पर आप टिप्पणी लिख रहे हैं, टिप्पणी का मतलब व्याख्या, टिप्पणी का मतलब क्या होती है, व्याख्या। टीका आती हैं, टिप्पणी लिखना, उसमें आप क्या करते हैं, जैसे टीकाएं हैं, व्याख्या की जाती हैं, तो क्या अपनी बातें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ क्या होता है, संज्ञानात्मक में उच्च स्तरीय भाषा या निपुणता। भाई प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उच्च भाषा नहीं हो सकती। आप कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद आपने कहा इस प्रश्न का उत्तर दे दिए, वह उच्च स्तरीय भाषा उसे नहीं, उच्च स्तरीय भाषा का उसका आकलन नहीं किया जाएगा। जब कोई लेखन, कोई संक्षेपण आपको स्वयं लिख करके, सोच करके, समझ करके लिखना होगा अपने बुद्धि से, उसे हम क्या कहेंगे, उच्च स्तरीय। उसे क्या कहेंगे, उच्च स्तरीय भाषा निपुणता। केवल प्रश्न का उत्तर बालक को आपने पढ़ा दिया और दे दिया, तो उसका वह उच्च स्तरीय भाषा नहीं होगी। जब आप कोई इस तरीके का काम देंगे कि उसे स्वयं लिखना पड़ता हो, समझ रहे हैं, स्वयं थोड़ा सोचना पड़ता हो, तो वहां क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा निपुणता। आपका विकल्प क्या है, 2। आगे लिखा गया है निकटस्थ, इसके बाद लिखा गया निकटस्थ, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली, जैसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियां हैं, शब्दावलियां हैं,
उसका जैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास अलग है, जिसमें ज्ञान और चेतना का विकास होता है। यहाँ लिखा गया व्यवहारीवादी उगम। व्यवहार क्या है? जो हम समाज में रहते हैं वह उपागम होते हैं। इसके बाद दिया मनोविश्लेषित, माने मन के द्वारा विश्लेषित चीजें हैं। तो यहाँ दिया गया सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। आगे लिखा गया है आपका पियाजे के अनुसार दिया गया। पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है? भाषा के विकास का यह अंग नहीं है। दिया गया कि पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए, नोट कीजिए, उसमें से दिया गया है कि बच्चे के विकास के लिए पियाजे के अनुसार क्या है? भाषा विकास का यह एक अंग नहीं। यहाँ लिखा गया कि भाषा मात्र बच्चे के अनुसार बौद्धिक विकास के लिए क्या है? भाषा मात्र एक पहल है। भाषा मात्र एक पहल है। आप किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके बौद्धिक विकास में के लिए क्या करते हैं? एक पहल करते हैं। आगे दिया गया भाषा ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। अगर अर्थपूर्ण नहीं लिखा होता तो आंसर दूसरा हो जाता। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई अलग हो जाती। भाषा की योग्यता प्राप्त इकाई क्या होती है? पद हो जाती है। अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य हो जाती है। भाषा की सबसे छोटी अमौखिक इकाई क्या हो जाती है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की अमौखिक इकाई क्या हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, थोड़ा घुमा करके। आगे दिया गया तो आपके इस तरीके के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सीटेट के क्लास का आपको दिया गया है। सीटेट बैच 2023 क्लासेज 1 से 5 तक के बैच आ रहे हैं, जिसमें सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज, हिंदी, ये संस्कृत उपयुक्त सभी विषयों की चीज़ें चल रही हैं। और इसमें ऑफर भी आपको के साथ में दिया गया है कि ऑफर कितने का है। और आप ही के सुविधा के लिए बार बार ऑफर किए जाते हैं कि आप अपना पैसे के अभाव में, केवल पैसे के ही अभाव में आपका ये जैसे सीटेट जो अभी 2023 में होने जा रहा है जुलाई में, अभी आपकी नई वैकेंसियां भी आ रही हैं। अगर जो लोग इसको निकाल लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उसमें भी जो अध्यापक की परीक्षाएं आ रही हैं उसमें भी भर सकते हैं। परीक्षा दे देंगे तो आप तो उसके अधिकारी हो जाएंगे। आगे देखिए अब आपको दिया गया, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी जानना चाहते हैं तो आप किसकी आवश्यकता होगी? तो हमें क्या है, शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी जानना चाहते हैं तो आपको शब्द समूहों की सूची जाननी चाहिए। जब तक शब्द समूह की सूची नहीं जानेंगे तो इसके लिए आपको काम चलने वाला नहीं है। आगे दिया गया है पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम विकलांगता क्या होती है? विकलांगता का मतलब कैवल्य, वैकल्य माने होती है विकलांगता। तो क्या होगी? पठन शब्द ही यहाँ दिया गया है, इसी से मिला लीजिए। पठन से क्या हो गया? पठन कैवल्य। यह दूसरा क्वेश्चन सही है। इसके बाद दिया गया वर्ग शब्द पहेलियां। आखिर कक्षा में आप देखते हैं छोटे बच्चों को वर्ग शब्द पहेली पुस्तक में बनी रहती है और उसी से क ख ग घ अंग लिखा रहता है और उसी से आपको शब्द बनाने पड़ते हैं। ऐसा विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकी या प्रणाली क्यों ले आई? क्योंकि उसकी शब्द संपदा में क्या हो? बढ़ोतरी हो। शब्द संपदा में अधिक से अधिक, संपदा माने खजाना, शब्दों का खजाना, उसके पास बच्चे के अंदर शब्दों का खजाना इकट्ठा हो जाए। आगे दिया गया अब ये सब चीजें दी गई हैं तो आपको सुन लीजिए।
मैंने आपको बताया कि 9 नंबर का गद्यांश आ जाएगा, आपने पढ़ लिया, और 15 नंबर का क्या आ जाएगा, भाषा शिक्षण सिद्धांत। अभी आपने देखा जो आपकी बार बार समस्याएं आ रही थी कि कैसे आता है, तो इस समस्या से ही निपटने के लिए मैंने आज आपके सामने यह एक सेट लेकर के आया था। तो जिसमें आपसे को गद्यांश 9 नंबर, भाषा शिक्षण अभी आपने देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले भाषा शिक्षण के जितने टॉपिक हैं, पहले उस टॉपिक का विधिवत अध्ययन करिए। अध्ययन करने के बाद तब आप आइए क्वेश्चन पर। फिर भी जब आपकी समस्या आ रही थी, सबको ये बातें रहती हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए, इसी में 6 नंबर का क्या आता है, पद्यांश आते हैं। 6 नंबर के पद्यांश आते हैं, जोड़ लीजिए 30 नंबर हो गया। अब जितना इसको आप क्या करेंगे, लेंदी बनाएंगे, उतना लेंदी होता जाएगा। जितना आप लेंदी बताएं, जितना ही कठिन बताएंगे। जैसे दुख को जब बहुत बड़ा मानते हैं तो दुख और बड़ा हो जाता है। तो प्रश्न को एकदम आप सरल मानिए कि कुछ है ही नहीं, हम कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा। इसमें दिया गया है, एक कविता लिखी गई, सागर के ऊपर की कविताएं हैं। आप खुद बीएड किए हैं, डीएलए किए हैं कि कम से कम कविताएं पढ़ सकते हैं, इतना प्रबुद्ध हो चुके हैं कि कविता पढ़ लेते हैं, एक दो शब्द होता है उसके अर्थ जान लेते हैं। और इतना ही जानना है, आपको पूरी कविता का भावार्थ नहीं लिखना है, केवल आपके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसका उत्तर दे दीजिए। आगे देखिए, दिया गया है समुद्र पार करती हुई, लिखा गया समुद्र पार करती हुई लहरें की तुलना किससे की गई हैं। तो विभिन्न रंग फूलों से या रंग बिरंगी मछलियों से किससे की गई हैं, गरज रही हैं। तो रंग बिरंगी मछलियों से, इसमें लिखा गया कि रंग बिरंगी मछलियों से की गई हैं। तो आगे लिखा गया पुलकित लहरें कैसे लगती हैं, लिखा गया पुलकित लहरें कैसे लगती हैं। तो खिले हुए फूलों की तरह लगती हैं, खिले हुए फूलों की तरह। पुलकित मछलियां कैसे लगती हैं, खिले हुए फूलों की तरह, खिले हुए फूलों की पंक्तियों सी। आप सही कर लीजिए। आगे दिया गया किसके स्पर्श से सागर की लहरें बेचैन हैं, किसके स्पर्श से सागर की लहरें बेचैन हैं। आप देखिए, तो आप ये देखेंगे प्रातःकालीन शीतल और पवन के स्पर्श से है। तो इसको आप अगर थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत विद्वता नहीं है, और न मैं बहुत इसमें बड़ी विद्वता दिखा रहा हूँ। आप इसको अगर गहराई से पढ़ेंगे तो इसका तो सामान्य उत्तर सभी लोग दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दिया गया है आपका है संध्या समय पर सागर लहरें किसके समान हिलती हैं, नए पत्ते की तरह हिलती हैं। फिर आगे का कोई क्वेश्चन होगा, देखते हैं। सागर की लहरें चंद्रमा से सौंदर्य प्राप्त करके किसके समान चमकती हैं, लिख दिया गया। तो आपको देखना है तारों की तरह चमकती हैं। तो इसमें गद्यांश और पद्यांश में बहुत बुद्धि नहीं लगाने की जरूरत है और बहुत विद्वता की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसको कर लेंगे। आप मेरे कथनानुसार आप एक काम करिए, मातृभाषा पढ़िए, बहुभाषिकता 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषिकता के विकास के लिए जो नीतियां आई हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, निश्चित क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब जो नई चीजें आई हैं उसके बारे में आप पढ़िए, पहले पूरे चैप्टर को कवर करिए, पहले उसको पूरा पढ़ लीजिए कि ये क्या है। इसके बाद आप प्रश्न पर आइए। और समस्याएं थी तो हमने प्रश्न भी बता दिया कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन करने होंगे। ये ही हिंदी भाषा शिक्षण से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और मेरी बात से सहमत होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।